नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं पहले बात झारखंड की। यहां एक तरफ हेमंत सोरेन की सरकार की चिंताएं बनी हुई हैं। वे अपने विधायकों को राज्य के बाहर सुरक्षित स्थान रायपुर में ले गए हैं। विधायकों को शरण देने पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री यानी भूपेश बघेल और रमन सिंह एक दूसरे पर वार कर रहे हैं। अनिश्चितता का माहौल, राज्यपाल द्वारा जो चुनाव आयोग की रिपोर्ट पर अपना फैसला लेने में देर करना माना जा रहा है, समय ले रहे हैं वो। तो दूसरी तरफ दुमका और रांची से सेहरा देने वाली खबरें आ रही हैं। दुमका में नाबालिग लड़की को घर में जलाने का मामला है, जहां दूसरे धर्म के लड़के ने दोस्ती के प्रस्ताव को ठुकराने पर इस भयावह कदम को अंजाम दिया। हालात इतने तनावपूर्ण बने कि इलाके में धारा 144 लगानी पड़ी। सुरक्षा बलों का फ्लैग मार्च हुआ। स्थिति यहां पे संभल ही रही थी कि रांची से बेहद विचलित करने वाली तस्वीरें आई हैं, जिसमें एक आदिवासी लड़की को प्रताड़ना से बचाया गया है। बीजेपी की नेता सीमा पात्रा के बर्ताव ने हैरत में डाल दिया कि कैसे कोई इतना बेरहम हो सकता है। इनके पति रिटायर्ड आईएएस अधिकारी रहे हैं, तो बीजेपी ने सीमा पात्रा को पार्टी से निलंबित कर दिया। आज सीमा पात्रा को गिरफ्तार भी कर लिया गया, लेकिन सवाल कई खड़े हो गए हैं। तो इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ, आपको बता दें, महुआ मांझी नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा की मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महुआ जुड़ने के लिए। राज्यसभा की आप सांसद हैं, झारखंड की महिला मोर्चा की भी आप एक तरह से आपने महिला आयोग की अध्यक्षता की है। इस तरह की जो भयावह स्थिति बन रही है महिलाओं को लेकर, बहुत दुखद है। क्या कहेंगी आप? देखिए, ये बहुत ही दुखद है। हम सभी इसको लेकर बहुत चिंतित है। सरकार भी बहुत गंभीर है इसे लेकर, और चाहे वो अंकिता का मामला हो, चाहे वो काजल का मामला हो, जिसमें कि काजल को एक संदीप भारती नामक युवा ने उसको तेजाब फेंककर जला दिया था। उन्हीं दिनों, जिन दिनों अंकिता को किसी ने पेट्रोल से जलाया था, उसी तरह से आप देखिए, वो तो फिर भी जिन्होंने किया था उनकी बात अगर ले कि वो कहीं ना कहीं से अपराधी मानसिकता के थे ही, लेकिन भाजपा की जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की संयोजिका है, प्रदेश संयोजिका सीमा पात्रा, और वो एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर की वाइफ भी है, और उसने अपने घर में 2019 से एक आदिवासी युवती को कैद करके रखा। उसको गुस्से में आकर हमेशा उसे दागती रही। उसके पूरे शरीर में जलाने के दाग है, पीटने के दाग है, और उसके दांत, सामने के दांत आप देखेंगे कोई भी दांत नहीं है, टूटे हुए हैं। उसने बताया कि सारे दांत उन्होंने तोड़े हैं एक एक करके। वो गुस्सा इतना करती थी कि उसको दांत तोड़ देती थी। वो पेशाब को चटवाती थी उससे, और वो चल नहीं पाती है, कुपोषण की शिकार है। तो इस तरह से निशंस तरीके से एक भाजपा की नेत्री ने किया, जबकि भाजपा इन दिनों एक केस को लेकर, आप सभी जानते हैं कि अंकिता के केस को लेकर वो लोग पूरे नेशनल लेवल पर चीख कर हमारी सरकार के बारे में कह रहे हैं। ठीक है, अब मेरा आपसे ये सवाल है, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि जो दुमका का मामला है, वहां पे बीजेपी के नेता पहुंच रहे, वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री ने पैसे का ऐलान किया, लेकिन मुख्यमंत्री आए नहीं, सरकार की तरफ से कोई नहीं आया। हमारे सरकार की तरफ से कई लोग वहां गए हैं, और लगातार जब से घटना हुई है तब से सरकार उनकी मदद कर रही है। आपको पता होगा कि 5 घंटे के अंदर अंदर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है, और हमारे पार्टी के लोगों ने रांची में भी उस लड़की की बहुत मदद की है, और भाजपा का कोई नेता उस समय नहीं आए। ठीक है महुआ, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ इस समय बेहद खास मेहमान बाबूलाल मरांडी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, झारखंड के हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। सब, मेरा पहला सवाल आपसे तो यही है, बीजेपी की नेत्री जो रही है सीमा पात्रा, उनको निलंबित तो कर दिया है। दुमका की जो स्थिति है बहुत दुखद है, लेकिन काफी समय बाद ये सब हुआ, ये कदम उठाया है। देखिए, काफी समय नहीं, जब हम लोगों को पता चला ऐसी ऐसी घटना हुई। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जानकारी हमें मिली जब हम मधुबन से, गिरिडीह के मधुबन से दुमका की ओर जा रहे थे। तब हमें सोशल मीडिया से ही जानकारी मिली, एक मित्र ने हमें भेजा है। सर, फिर प्रदेश अध्यक्ष से मैंने बात की कि ऐसी ऐसी घटना है, ऐसे ऐसे हमको सूचना मिली है, अब तुरंत उसको पार्टी से बर्खास्त करिए, निकालिए। और फिर प्रदेश अध्यक्ष ने भी बताया कि उन्होंने तुरंत कार्रवाई की। फिर हम दुमका पहुंचते ही उन्होंने हमको घटना की पूरी बताया कि हमने उनके ऊपर कार्रवाई करी। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि जैसे जानकारी मिली, और मुझे लगता है कि शायद पहली जानकारी हमें को मिली होगी, क्योंकि अध्यक्ष को उस वक्त पता नहीं था। हम लोग मधुबन में ट्रेनिंग कैंप में थे उस दिन, और ट्रेनिंग कैंप समाप्त हुआ 29 को, और उसको उस दिन हम जब जा रहे थे दुमका की ओर, तो रास्ते में हमें खबर मिली,
और फिर हमने तुरंत प्रदेश अध्यक्ष से बात किया, तुरंत हमने कार्रवाई की। उसके बाद तो फिर हमें नहीं लगता है कि बीजेपी नहीं किया ऐसा। ठीक है। और मैं ये भी कहूंगा कि उधर से लौटने के बाद, कल हम रात में दुमका से लौटे और आज हम रिम्स जा करके उस बच्ची से मिले और वहां जाकर उन बच्ची से भी मैंने पूरी घटना की जानकारी ली। बल्कि वहां से निकले तो एनआईए वाले भी हमसे मिले और प्रेस वालों ने हमसे पूछा भी वहां पर, हालांकि हमको पता नहीं था प्रेस वाले क्योंकि सीमा पात्रा का उन लोगों ने मिला, अपने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हमारे परिवार के भी व्यक्ति अगर इस प्रकार की कार्रवाई करेंगे, गलत काम करेंगे तो उनको भी सजा मिलनी चाहिए। वो कह रही है कि राजनीतिक साजिश है। सीमा पात्रा का कहना है कि राजनीतिक साजिश है। अब ये तो जांच का विषय है, लेकिन जो प्रथम दृष्टया है, जिस प्रकार से जो मैंने देखा, उस बच्ची से मैंने बात की और बच्ची ने बताई, तो फिर बाकी तो कार्रवाई होगी, तो जांच होगी, इसलिए हम उस पर तो कुछ भी नहीं कर सकते। आप भी समझते हैं इसमें राजनीतिक साजिश की तो कोई बात नहीं हो सकती? ये उनका कहना है। जी, मैंने कहा कि उन्होंने हर जो अपराधी होते हैं या हर भी गलती तो बोलते हैं, बाकी तो जांच का विषय, इसलिए उस बारे में आगे हम नहीं कर सकते। पार्टी जिस समय सूचना मिली और उसके बाद पार्टी ने त्वरित कार्रवाई की, और जैसे मैंने कहा कि कल रात में हम दुमका से वापस रांची आए, तो आज सवेरे प्रातः हमने पहला काम किया, वहां हॉस्पिटल में जाकर उस बच्ची से मिले और बच्ची से मैंने बात की। और बच्ची को मैंने यहाँ तक पूछा, हमें पहचानती हो? बच्ची ने कहा कि हाँ सर, आपको मैं पहचानती हूँ। कैसे पहचानते हो? बोला टीवी में देखे हैं, तो देखा अखबार में पढ़ता हूँ, आप मरांडी जी। अच्छा, उसको तो थोड़ा हौसला बढ़ेगा कि आप पहुंचे। मरांडी जी, लेकिन सरकार को लेकर क्या हो रहा है? अब हेमंत सोरेन को, अपने विधायकों को राज्य में सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं, उनको रायपुर ले जाना पड़ रहा है। अब इससे बड़ा दुखद क्या हो सकता है? सरकार उनकी है। आज तक मैंने सुना था अपोजिशन वाले अपने विधायकों को बचाने के लिए कहीं दूर ले जाते हैं, या तो पोजीशन वाले ही कह रहे हैं कि हम डरे हुए हैं कि बीजेपी ये कर लेगी। तो भैया, अगर आप बीजेपी से इतना डरे हुए तो छत्तीसगढ़ में कैसे बच लोगे? तो वास्तव में बीजेपी से डरे हुए नहीं, अपने लोगों से इनको डर, अपने विधायकों के ऊपर इनको कोई भरोसा नहीं। इसलिए आप देखिए, कांग्रेस पार्टी के मंत्री गए हुए हैं, विधायक गए हुए हैं, यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी गए हुए, उनके प्रभारी भी गए हुए। छत्तीसगढ़ में लगता है कि बंधक बना करके जेएमएम वालों ने, हेमंत सोरेन ने, उन लोगों को वहां बैठा करके रखे। क्या मतलब है? आपके पास यहाँ पुलिस प्रशासन है, उनके घर में भी रख सकते थे और वहां उनको पूरा पुलिस को रख देते, उनके साथ एक नहीं दर्जनों पुलिस को लगा देते। कौन कैसे उनको लूट? लेकिन विपक्ष तो यही कह रहा है ना मरांडी जी, विपक्ष तो यही कह रहा है कहीं महाराज जैसा ना हो जाए, अपने विधायकों को बचाना है। आप देख लीजिए कि भूपेश बघेल और रमन सिंह का आरोप प्रत्यारोप दोनों का चल रहा है इसमें। अच्छा, मैं दूसरी बात ये कह रहा हूँ, थोड़ी लेके मैं कह रहा हूँ, अगर उनको इतना ही डर है तो कल तो फिर आएंगे ही ना, आएंगे फिर सरकार बनाएंगे। अगर कोई लूटने वाला होगा तो कल भी लूट सकता है ना। तो ये तो बेमतलब की बात है, उनको अपने लोगों से डर। तो मेरा आपसे ये पूछना है सर कि राज्यपाल को समय क्यों लग रहा है? आप कैसे देख रहे हैं? आप खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सरकार का कामकाज ठप है। देखिए, हर संवैधानिक उनके अपनी कार्य करने का अपने अपने तौर तरीके होते हैं, फिर निर्भर करता है। इसलिए हम उनके ऊपर कोई दबाव भी नहीं डाल सकते, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि आप किसी, हम लोग पदाधिकारी के ऊपर दबाव नहीं डाल पाते हैं कि हम लोग सरकार को कोई ज्ञापन सौंपते हैं कि भाई ये काम जल्दी करो, करता नहीं है, रोज परेशान होते हैं। इसी राज्य में कई टेंडर उंडर होता है, कब भी टेंडर हो गया, अभी तक फाइनल नहीं होता, हम लोग क्या करेंगे? आवाज ही उठाते हैं। तो कहने का अर्थ है, हर लोग की काम करने का अपनी तरीका है। हम समझते हैं कि वो कानून के जो विशेषज्ञ है उन लोगों से राय विचार ले रहे होंगे, लेकिन तो बाकी तो हमारी कोई बात नहीं हुई है उनसे। लेकिन सर, हम बीजेपी के नेता है निशिकांत दुबे, उन्होंने तो बहुत दिन पहले ट्वीट कर दिया था जोहार झारखंड का काम हो गया। उनका क्या मतलब था इससे? अब देखिए, इसका तो सीधा सीधा है। मैं एक बात करता हूँ, आपको इस बात को मैं याद करने के लिए कह रहा हूँ कि आप याद करिए, जब हम लोगों के संज्ञान में आया कि मुख्यमंत्री रहते, वन मंत्री, कर मंत्री रहते, अपने नाम से व्यक्ति ने खड़ा, ये पद का, पावर का इन्होंने दुरुपयोग और मिसयूज किया, ये कानूनी दृष्टिकोण से गलत है। और जब हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा राज्यपाल को, हम लोगों ने कहा कि इन्होंने गलत किया, आप इनकी सदस्यता समाप्त करिए, इनको बर्खास्त करिए। आज भी हम लोग वही बात बोल रहे हैं, कोई नई बात तो हम लोग बोल नहीं रहे। जब स्वाभाविक है, कोई भी एमपी होंगे, अगर कोई पत्र कहीं से आता है, जानकारी मिलती है, तो क्या लिखा नहीं लिखा इसकी कोई चिंता नहीं करें, क्योंकि हम लोग जिस भांग को मांग कर रहे हैं तो सोचते होंगे कि भाई यही हो रहा है, तो इसमें से कौन सी बड़ी बात है? ये हर पॉलिटिकल पार्टी करती है, ये हर लोग बोलते हैं कि हम लोग आज भी कहते हैं कहीं आंदोलन होता है किसी चीज में, इनको हटाओ, इनको बर्खास्त करो,
क्योंकि इन्होंने गलत किया है। मरांडी जी की झारखंड की सरकार, जेएमएम की सरकार गिराने की पूरी कोशिश हो रही है बीजेपी द्वारा। देखिए, बीजेपी की ओर से कहीं कोई कोशिश नहीं हो रही है। हम लोगों ने कहीं भी कोई ऐसी प्रयास नहीं कर रहे। वो खुद से इतना डरे हुए अपने लोगों से, अपने लोगों के ऊपर भरोसा नहीं। उसका कारण साफ है, क्योंकि आप 32 महीना सरकार को बने हुए हो, अब 28 महीना बचा, काम कुछ नहीं हुआ। 32 महीनों तक खाली इस राज में लूट होती रही। यहाँ बिचौलिया, दलाल, वो लोग सरकार और सत्ता को चलाते रहे, लूटते रहे, तिजोरी बांधते रहे। पिछले दिनों ईडी ने छापा मारा, सब नोट के नोट निकला, पूरे देश ने देखा। तो उन आप विधायकों को अब लगता है कि भाई 28 महीना बचा हुआ है, काम हुआ नहीं, हमें कैसे होगा? जनता के भी जाएंगे तो क्या कह के जाएंगे, क्या जनता को बताएंगे? ये विधायकों की ये परेशानी है। इसलिए समय समय पर आपने देखा होगा कि सदन में भी, सदन से बाहर उनके ही विधायक, चाहे लोबिन हेम्ब्रम हो या सीता सोरेन हो, उनके विरोध में कई लोगों ने आवाज उठाया कि सरकार कैसे काम कर रही है, पदाधिकारी के विरोध में आवाज उठाया। तो ये उससे वो परेशान। चलिए, लेकिन वाकई में स्थिति झारखंड की जनता परेशान जरूर होगी, क्योंकि सरकार वहां से कामकाज ठप है। आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबूलाल मरांडी का कहना है कि खुद जेएमएम के विधायक हेमंत सोरेन डरे हुए अपने विधायकों से, लेकिन वाकई में एक सवाल बहुत गंभीर बने हुए झारखंड के लिए। आप लोग जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि इसी मामले में, जो रांची का मामला है, सीमा पात्रा के बेटे ने अपने एक दोस्त विवेक आनंद से शिकायत की थी कि उनके घर पे काम करने वाली के साथ ज्यादती हो रही है। विवेक आनंद से हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता ने बातचीत की है। आइए आपको बातचीत सुनाते हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं विवेक आनंद बस्के, जो एक सरकारी कर्मचारी है, सरकारी ऑफिसर है, और वो इस मामले में इंपॉर्टेंट है। इसलिए सीमा पात्रा के अरेस्ट में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके कंप्लेंट पर जो ट्राइबल महिला है, जिसको सीमा पात्रा के घर से रेस्क्यू किया गया है टॉर्चर के बाद, इनके कंप्लेंट पर यह सारी कार्रवाई हुआ है। तो विवेक आनंद बस्के जी, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल, आपको पता कैसे चला ये हो रहा था? आप आयुष्मान पात्रा को जानते थे, सीमा पात्रा के दोस्त बेटे को? जी, वो मेरे कॉलेज के मित्र थे। बेटी में 2002 में हम लोगों ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में साथ में दाखिला लिया था। वही से मेरे दोस्त हैं। एक्चुअली मुझे 2 तारीख को रात 1:30 बजे, 1:15 बजे करीब उसने फ़ोन किया। और उसने बोला कि बचाले बाज की है, एक ट्राइबल लड़की है। तो मैं बोला कि भाई क्या हुआ, बताओगे? बोला नहीं यार, फैमिली में पूरा गंद है, ये वो कुछ। वहाँ खुल के वो बता नहीं पा रहा था, क्योंकि यहाँ पर फैमिली की ही बात थी। तो वहाँ फर्स्ट टाइम तो मुझे वहाँ से पता चला। तो क्या देखा आपने सुनीता के जो शरीर पे जो मार्क्स थे, या आप उसने आपको क्या बताया? वीडियो में तो सब सुनाई दे रहे। प्रथम दृष्टिया तो जब मैंने उसको देखा ही तो मैं समझ गया क्या है, क्योंकि मैंने पहले का फोटोग्राफ जो देखा था उससे वो एकदम मैच नहीं कर रही थी। मतलब वो लग रही थी काफी एजेड है। और आयुष्मान भी ये फोटोग्राफ्स बिफोर एंड आफ्टर आपको भेजे? हाँ, वो मेरी वाइफ को भेजे थे। तो मैं उससे कंपेयर कर पा रहा था कि वो किस सिचुएशन से, मतलब पहले क्या दिख रही है और अब क्या है, मतलब पहले क्या दिखती थी और अब कैसी है। तो उसने भी अपने सुनाई तो देखी, काफी मर्मस्पर्शी है वो। मैं भी भावुक हो गया था उस जगह। सीमा पात्रा अरेस्ट हो गई है, लेकिन उसका कहना ये राजनीतिक साजिश है और ये उनके खिलाफ एक साजिश है। और आपसे इसलिए मैं जानना चाहूंगा, ये अब घटना पब्लिक डोमेन में आने के बाद तो बहुत लोग आपसे बात किए हैं, बहुत लोग आपको फोन किए होंगे, बहुत से आप भी बात किए होंगे, लेकिन उससे पहले, रेड के पहले, सर्च के पहले, क्या कोई पॉलिटिशियन, कोई राजनीतिक दल के कोई रिप्रेजेंटेटिव या ऐसे कोई आदमी, व्यक्ति से आपने बात किया था जिनके वजह से ये रेड ऐसे आगे गया है? सवाल ही नहीं उठता सर। मतलब टॉप, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे मैंने ऑफिसर्स जो थे, ऑफिशियल्स थे, बस उन्हीं को मैंने बस इन्फॉर्म्ड रखा, क्योंकि चूंकि आप तो जान रहे हैं कि हाई प्रोफाइल मामला था। अंकल रिटायर्ड IAS हैं, डेवलपमेंट कमिश्नर रिटायर किए हैं, ऑन दैट टू सीमा पात्रा वो पॉलिटिकल से आती है। तो इस वजह से फिर मतलब मैंने सोच करके कि भाई नहीं, जो ऑफिशियल्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको मैंने खबर करते हुए चीज़ों को मैंने एग्जीक्यूट किया। मेरे किसी पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं, मैंने किसी कोई भी पार्टी में नहीं हूँ। और इस बीच झारखंड सरकार के 4 मंत्री रांची लौट रहे हैं। कल कैबिनेट की बैठक में उन्हें शामिल होना है। इस वापसी को लेकर हमारे सहयोगी जुल्फिकार की ने जानकारी भेजी है।
झारखंड के सियासी संकट के बीच जो छत्तीसगढ़ में झारखंड सरकार के जो विधायक यहाँ पर आए हुए थे वो अब रांची वापस जा रहे हैं। एक स्पेशल प्लेन भेजा गया था जिसमें झारखंड के कुछ मंत्री थे और लेकिन वो बाहर नहीं निकले और जो रायपुर पहुंचे हुए थे मंत्री वो अभी एयरपोर्ट के अंदर घुसे हैं। मेरे पीछे की तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे हलचल मची हुई थी और तमाम जो विधायक के साथ जो मंत्री आए हुए थे वो लौट गए हैं, क्योंकि कल जो है झारखंड में कैबिनेट की बैठक है और कैबिनेट की बैठक में बहुत सारे ऐसे अहम निर्णय लिए जाने हैं जिसमें इन तमाम मंत्रियों का होना जरूरी था। यही वजह है कि झारखंड सरकार का स्पेशल प्लेन यहाँ पे भेजा गया था जिसमें ये मंत्री जो है वो वापस झारखंड की राजधानी रांची के लिए रवाना हो गए हैं। रायपुर से जुल्फिकार अली, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और आपको बता दें, कांग्रेस के नेता और मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि उनके पास नंबर है, कोई डर नहीं है। झारखंड सरकार अपना काम कर रही है जी, और हम लोग काम में आज भी हम लोग दिशा निर्देश दिए हैं अपना विभाग को। कल हमारा कैबिनेट है, हम कैबिनेट में जा रहे हैं। रायपुर आने की वजह अगर बोला जाए तो ये प्रचार माध्यम से ही हम लोग को रायपुर लाने के काम किया है। आप लोगों ने देखे विगत दिनों में, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, गोवा हो, आप लोग जो है किस तरह भारतीय जनता पार्टी जो भी कर रहे हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, जब अभी तक गवर्नर ने या क्या बोले इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं बोला गया। तो ये जो अफवाहें जो आता है प्रचार में हम लोग को सतर्क रहना पड़ता है। हम लोग सतर्क नहीं, डर कहाँ है। झारखंड में कल कैबिनेट की बैठक होगी। अब आइए आगे बढ़ते हैं देश की बात में, और अब बात हम करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना काल में दिया जाने वाला मुफ्त राशन रोक दिया है। अब गेहूं 2 रुपए किलो और चावल 3 रुपए किलो में खरीदना पड़ेगा। जो राशन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मिल रहा था वो भी सितंबर के बाद नहीं मिलेगा। एक रिपोर्ट। हापुड़ की रहने वाली संगीता के पति रेहड़ी लगाते हैं। 4 बच्चों समेत 6 लोगों के परिवार के लिए अब तक मुफ्त राशन एक वरदान से कम नहीं था, लेकिन अब इनको राशन लेने के लिए गेहूं 2 रुपए किलो और चावल 3 रुपए में लेना पड़ेगा। एक ही आदमी है जब, और वो भी ठेला लगाते हैं। कमाई आजकल है नहीं, कैसे स्कूलों की फीस तक तो जा ही नहीं रही हम पे, तो कैसे करेगा। अब ये भी मोल का दोगे तो हम कैसे करेंगे, गरीब आदमी कहाँ जाएगा। बीजेपी की उत्तर प्रदेश में सत्ता वापसी का एक बड़ा कारण मुफ्त राशन योजना को बताया जाता है। इस योजना के तहत करीब 15 करोड़ लोगों को 2020 में मुफ्त अनाज देने की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार ने की थी, लेकिन जानकार मानते हैं कि सरकारी बजट पर योजना भारी लगने लगी है। कोरोना के वक्त देश भर के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया गया। मुफ्त राशन योजना पर सरकार को करीब 2.87 लाख करोड़ रुपए खर्चा करना पड़ा। इस योजना को अगर 6 महीना और बढ़ाया गया तो सरकार पर 80,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्चा आएगा। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध और जलवायु परिवर्तन के चलते दुनिया भर में खाने पीने की चीजों के दामों में खासा उछाल आया है। ऊपर से उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में गेहूं की सरकारी खरीद महज 3-3.5 लाख टन हुई है, जो कि 15 साल में सबसे कम है। साथ ही कहीं सूखा कहीं बाढ़ के चलते खरीफ के फसल की बुआई का रकबा भी घटा है। इन्हीं सब कारणों के चलते सरकार के सामने गरीबों को मुफ्त अनाज बांटना एक टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। उधर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मिलने वाले मुफ्त राशन को भी सितंबर तक बंद करने की योजना है। ऐसे में इस बढ़ती महंगाई में गरीबों की थाली पर इसका खासा असर आने वाले दिनों में पड़ेगा। हापुड़ से अदनान के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे आपको बताएंगे, कर्नाटक में गणेशोत्सव के मौके पर विवाद भी और सौहार्द भी।
तो कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुबली ईदगाह मैदान में गणेशोत्सव का आयोजन किया गया। हालांकि प्रशासन ने 3 दिनों के लिए ही इजाजत दी है। वहीं बेंगलुरु के चामराजपेट ईदगाह मैदान में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक पूजा की इजाजत नहीं है। और इस सबके बीच इस खूबसूरत तस्वीर कर्नाटक के मंड्या से आई, जहां पर हिंदू मुस्लिम दोनों समुदायों ने साथ मिलकर गणेशोत्सव मनाया। एक तस्वीर हुबली ईदगाह मैदान की है, जहां गणेशोत्सव का आयोजन किया गया कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के बाद। वहीं दूसरी तस्वीर बेंगलुरु के चामराजपेट ईदगाह मैदान की है, जहां सुप्रीम कोर्ट के यथास्थिति बनाए रखने के आदेश के बाद पूजा की इजाजत नहीं दी गई। ये निगम की प्रॉपर्टी है। निगम अपनी मर्जी से प्रयोग कर सकता है। कुछ लोग गणेश मूर्ति स्थापित करना चाहते थे। इस पर निगम में काफी चर्चा हुई, मेरे साथ भी चर्चा हुई। निगम ने पूजा का फैसला किया, लेकिन कांग्रेस ने इसका विरोध किया और कुछ लोगों को कोर्ट भेज दिया। समस्या खड़ी करना कांग्रेस की नीति रही है। दरअसल हुबली ईदगाह मैदान का मालिकाना हक सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में हुबली धारवाड़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को दिया था, जो किराया लेकर धार्मिक और दूसरे आयोजनों की इजाजत देता है। यानी नमाज के अलावा दूसरे धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम वहां होते आए हैं। जबकि बेंगलुरु के चामराजपेट ईदगाह मैदान में ईद बकरीद की नमाज के अलावा आसपास के बच्चे इसे खेल के मैदान के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में यहां सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया और अब मालिकाना हक कर्नाटक हाईकोर्ट को तय करना है कि यह जमीन वक्फ बोर्ड की है या फिर राजस्व विभाग की। 200 साल से ज्यादा से ये मुसलमानों से वाबस्ता जगह है। अब इसको लेके विवाद खड़ा करना मुझे न समझ में आने वाली बात है। ये जो फैसला हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, ना इसमें किसी की जीत है ना किसी की हार है। यहाँ हमारा मुल्क हमेशा से गंगा जमुना तहजीब का एक गहवारा बना हुआ है। इस वजह से मैं यही कहना चाहूंगा कि ये कभी किसी की ना तो जीत समझा जाए ना किसी की हार समझा जाए। ये समझें कि बस एक हो गया सो हो गया। हम अब आइए हम एक दूसरे के गले मिलते हैं। लेकिन इस विवाद के बीच इसी कर्नाटक के मंड्या से एक खूबसूरत तस्वीर सामने आई है, जहां दोनों समुदायों ने साथ मिलकर गणेशोत्सव मनाया। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात पंजाब की। पंजाब के तरन तारण में चर्च में तोड़फोड़ की गई है। कुछ लोगों ने जबरन चर्च में घुसकर तोड़फोड़ की। पादरी की कार को भी बताया जा रहा है जला दिया गया। इसके बाद वहां काफी बवाल मच गया। आरोप है कि 4 नकाबपोश आरोपियों ने चर्च में घुसकर वहां रखी जीसस की मूर्ति को तोड़ा। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में अहम सुराग हैं। इस घटना के पास ईसाई धर्म के लोगों ने बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर खेमकरण रोड पर धरना भी दिया। इस घटना के एक दिन पहले अकाल तख्त के जत्थेदार ने ईसाई पादरियों द्वारा जबरन धर्मांतरण के खिलाफ बयान जारी किया था। चर्च पर हमले को इस बयान की प्रक्रिया के तौर पर देखा जा रहा है। तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच का टकराव नाटकीय मोड़ लेता जा रहा है। बीजेपी ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में क्लासरूम निर्माण में घोटाले का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी ने चुनौती दी है कि बीजेपी के लोग आकर उनके स्कूल देखें, तो स्कूल देखने पर भी एक और तमाशा हो गया। ये नया स्कूल दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल सरकार ने बनाया है। ये दावा है ना, मैंने नया स्कूल कहा। मैं बता रहा हूँ, मैं इसी में बता रहा हूँ। नया स्कूल अरविंद केजरीवाल जी ने ये बनाया है। बता रहा हूँ, पिछले 8.5 साल में यही बता रहा हूँ कि इस स्कूल के अंदर ए ब्लॉक और एफ ब्लॉक नया बनाया गया है। स्कूल नया नहीं है, अंदर नए बच्चे नहीं है। नहीं, ऐसा नया स्कूल भी है। द्वारका चलो, नया स्कूल चलो। दिल्ली के एक सरकारी स्कूल की दहलीज पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी प्रवक्ताओं का आमना सामना।
दरअसल मंगलवार को एक टीवी डिबेट में बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आम आदमी पार्टी प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज को चुनौती दी कि वो बुधवार सुबह 11 बजे आएंगे दिल्ली सरकार का स्कूल देखने। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया दिल्ली सरकार का स्कूल देखने पहुंच गए तो आम आदमी पार्टी प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज भी वहां आ पहुंचे। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया नए स्कूलों की लिस्ट मांगते रहे, जबकि आम आदमी पार्टी प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज खुद चलकर सारे स्कूल दिखाने का आग्रह करते रहे। आप समर्थकों के हंगामे के बीच गौरव भाटिया को मौके से जाना पड़ा। गौरव भाटिया ने ट्वीट कर कहा, जैसा वादा किया था 11 बजे आपके प्रवक्ता से 500 नए स्कूल की सूची लेने कौटिल्य विद्यालय पहुंचा। बार बार सूची मांगने पर भी प्रवक्ता ने सूची नहीं दी। पुराने बने स्कूल को अपना बताया, फिर झूठ पकड़ा गया। कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल का शिक्षा मॉडल खुद ही देख लीजिए। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता ने दिल्ली में 500 से भी ज्यादा नए स्कूल बनाने का दावा किया। मेरे को तो लग रहा है 500 से भी ज्यादा स्कूल बने, 20,000 क्लासरूम्स बने हैं। आप ये सोचिए, किसी में 27 बने हैं, किसी में 54 बने हैं। इस तरीके का जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होंगे उसके अंदर जो क्लासरूम बने हैं वो भी स्कूल्स हैं। देखिए बहुत सारे स्कूल्स हैं जिसके अंदर बहुत सारी जगह थी हमारे पास। हाँ। वहाँ पे आपको और बच्चे लेने हैं। स्कूल के अंदर बिल्डिंग नहीं है, लोग टीन के अंदर पढ़ते हैं, तो जहाँ पे जगह है वहाँ पे नए ब्लॉक्स बने हैं। अच्छा। कुछ स्कूल पूरे के पूरे नए बने हैं, जहाँ पे पहले उन एरियाज में स्कूल नहीं थे वहाँ पे नए स्कूल बने हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली के चमकते सरकारी स्कूलों को केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस का प्रतीक बताती है, तो वहीं बीजेपी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में क्लासरूम निर्माण में घोटाले का आरोप लगा रही है। ये मामला एक जीता जागता उदाहरण है ये दिखाने का कि टीवी डिबेट टीवी में ही अच्छा लगता है, अगर वो जमीन पर उतर जाए तो क्या होता है, वही होता है जो हुआ है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी कानन पात्रा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो सोनाली फोगाट के परिवार ने आरोप लगाया है कि सोनाली के पीए सुधीर सांगवान ने सोनाली की संपत्ति हड़पने के लिए उनकी हत्या की है और जांच के लिए गोवा पुलिस हिसार पहुंची हुई है। पुलिस ने सोनाली के घर और फार्म हाउस जाकर जांच की। सोनाली के परिवार ने आरोप लगाया था कि संपत्ति के लिए हत्या हुई, तो अब गोवा पुलिस सोनाली और सुधीर की संपत्तियों की जांच में लग गई है। वहीं हिसार पुलिस ने सोनाली का सामान चुराने के आरोप में सुधीर के सहयोगी शिवम को हिरासत में लिया है। उनका मोबाइल फोन, लैपटॉप जब्त कर लिया गया है। शिवम सोनाली के फार्म हाउस में कंप्यूटर ऑपरेटर है और सोनाली की मौत के बाद सुधीर के कहने पर भाग गया था। और देश की बात में आगे है गणेशोत्सव की धूम। मुंबई ले चलेंगे आपको। देश की बात में अब बात हम करते हैं गणेश चतुर्थी की। आज से गणेशोत्सव शुरू हो रहा है। मुंबई महाराष्ट्र में त्योहार बड़े पैमाने पर बनाया जाता है 10 से 11 दिन तक। हमारी सहयोगी पूजा भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं और मुझे बताया जा रहा है कि वो लाल बाग के राजा के पंडाल के पास वहां पर हैं। क्या रौनक है पूजा, आज पहला दिन है, क्या हो रहा है वहां पे, दिखाइए दर्शकों को। जी बिल्कुल निधि, आपको और हमारे दर्शकों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा दें। मन्नत के बापा भी कहे जाते हैं लाल बाग के राजा और सबसे मशहूर पंडालों में से ये एक है। वैसे आप देखें तो 250 करीब उससे ज़्यादा ऐसे भव्य मूर्तियों वाले पंडाल हैं जो मुंबई शहर में हैं, लेकिन सबसे पहले और सबसे ज़्यादा लोगों को अगर उत्सुकता होती है कहीं आने की तो इस पंडाल में होती है। आप देखें किस तरह से यहाँ पर इस पतली सी लाइन में किस तरह से लोगों की कतार आपको मेरे दाहिने तरफ दिख जाएगी और ये कतार बहुत ही लंबी आगे तक है, जहाँ से हम बहुत सारे रूट को यहाँ पर डाइवर्ट किया गया है, तो बहुत लंबा चलकर हम यहाँ पर आए हैं और वहाँ उस लंबी दूरी तक हमने देखा कि लोग लाइन में खड़े हैं। तो सुबह 4 बजे से कई लोग यहाँ पर हैं जो इंतजार कर रहे हैं।
बस एक बार दर्शन पाने के लिए। खास इसलिए भी है निधि इस बार का गणेशोत्सव क्योंकि 2 साल के लंबे अंतराल के बाद है। कोविड की महामारी के दौरान जो पंडालों में लोग दर्शन करते थे वो उसको मना कर दिया गया था। सार्वजनिक पंडालों में मूर्तियों की ऊंचाई पर पाबंदी थी, तो इस बार की ऐसी कोई भी पाबंदी नहीं है, ना ऊंचाई की पाबंदी है और किसी भी संख्या में दर्शक किसी भी पंडाल में आ सकते हैं। और एक और अहम चीज़ ये है कि पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस जिससे मूर्तियाँ भव्य वाली बनती हैं उस पर अगले साल से बैन लगने वाला है। तो ये साल बहुत ही एक भव्य तरीके से जो भव्य मूर्तियां हैं वो नजर आ रही है पंडालों में और लोगों में उत्साह है क्योंकि ये एक अहम मौका है, बहुत ही बड़ा पर्व है ये महाराष्ट्र का। कुछ लोगों से भी बात करेंगे निधि अगर हमारे पास समय है। मैडम कितने देर से आप लाइन में खड़ी हैं? हमको 4 घंटे हो गए। 4 घंटे से आप खड़ी हैं, कहाँ से आई हैं? मुलुंड। तो सबसे अच्छा इतने सारे पंडाल हैं सबसे पहले और सबसे अहम यहाँ पर ही आना क्यों था? आज फर्स्ट टाइम आए ना, इसके पहले कभी आए नहीं। इसके पहले आपने कभी दर्शन नहीं किया? नहीं, फर्स्ट टाइम। आप लोग कहा जाता है मन्नत के बाबा है, मन्नत पूरी होती है, क्या क्या मन्नत तो पर्सनल होता है, वो अभी हम नहीं शेयर करते, बट लेकिन वो तो हो जाएगी। बट हम पिछले 15-20 साल से आ रहे हैं रेगुलरली। हमारा एक विश्वास जो बना हुआ है वो विश्वास के आते हम फर्स्ट डे सेकंड डे या कैसे भी करके हम यहाँ पर हर साल कैसे भी आ जाते हैं। पिछले 2 साल से आ नहीं पाए तो इस साल आने की बहुत ईगरनेस जो थी वहाँ, इसलिए हम फर्स्ट डे पे सीधे आ गए। कितनी देर से खड़े हैं आप? हाँ वैसे हमको 4-5 घंटे हो गए, बट हाँ हम यहीं रहते हैं, मीरा रोड में ही रहते हैं, बट 4-5 घंटा बहुत कम है। हमको 16-16 घंटा 20-20 घंटा भी हमने लाइन लगाया हुआ है इसके पहले। गणपति बाप्पा कहाँ से आई है आप? कहाँ से आई है? गोरेगांव से भी वही रहती हूँ। कितने देर से आप लाइन में खड़ी है? 1 आवर में भी। हाय कितनी देर से खड़ी है बेटा आप लाइन में? क्या मन्नत मांग रही है पापा से? बोलो। व्हाट यू आर आस्किंग फ्रॉम गणपति बाप्पा? कितना अहम साल है मैडम आप लोगों के लिए ये साल? बहुत आफ्टर 2 साल बाद आए हैं। हम एवरी ईयर आते हैं और ये साल सबसे स्पेशल है क्योंकि हम 2 साल वेट किए। तो आपने देखा निधि किस तरह से 2 साल के लंबे इंतजार के बाद बहुत ज्यादा उत्सुकता है। वैसे तो हर साल जब हम रिपोर्ट दिखाते हैं यहाँ से तो यही उत्सुकता नजर आती है, लेकिन ये साल थोड़ी ज्यादा है क्योंकि 2 साल का इंतजार था। निधि बहुत बहुत धन्यवाद पूजा। लालबाग के राजा के दर्शन करवाने के लिए आज गणेश चतुर्थी पर तो ये त्योहार की धूम बनी रहेगी मुंबई में। इसी के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।